विधानसभा की गेट के सामने हम लोग बैठ गए कि इसके अंदर हमको नहीं जाना, ये गैर कानूनी होगा। गेट के सामने हम लोग बैठे थे। पुलिस वालों ने दोनों टांगें पकड़ के खींची, पीठ और शर्ट वर्ट सब फटा था। आज हूँ भी तो मैं इस किसी भाव में नहीं जीता हूँ कि मैं बड़ा कोई तोप का नाल हो गया। स्पष्टता है, झीरम घाटी के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। जो छाती पीटते हैं अपने नेताओं के नाम पर उस विषय को लेकर के, उनको ही ध्यान नहीं है। भाई मोहम्मद अगर उस क्षेत्र से 60,000 से जीते हैं, क्यों भूलते हैं लोग इस बात को? तो जो उस क्षेत्र से 60,000 से जीते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ? तो एक दुकान जो हमेशा बंद रहती हो, उसके ऊपर आपने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ सारा माल फ्री मिल जाएगा आपको। नक्सलवाद की काली छाया बस्तर से समाप्त होनी चाहिए, हर हाल में समाप्त होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज हमारे साथ में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं। आज हम उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार राजनीति में जब उनका पदार्पण हुआ किस तरीके से हुआ और आज जिस मुकाम पर हैं वो आने वाले दिनों में किस तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है विजय जी आपका। बहुत बहुत आभार सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ में राजनीति में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव हुआ? क्योंकि आप पहले कॉरपोरेट में थे, फिर शिक्षा जगत में थे, फिर आप इस पे आए, ऐसा जानकारी हमें मिली। नहीं, वो सब ठीक है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, उसके दिल में स्पष्टता होती है, माने उस दिमाग में उसके नेता होता है और वो मूलतः नेता होता है। भाजपा के बैठकों में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट लोग तौर से, युवा मोर्चा में मैं सब मित्रों से बात करता था, तो ये बात होती थी कि आप मेरे बुलाने पर नहीं आए हो या आप किसी के बुलाने पर नहीं आए हो, आपके दिल में नेता है, आपके उस पूरी माने आप नेता हो, मतलब इसलिए आप सारा काम छोड़ करके आते हो। तो वो जो नेता होता है अंदर में ना, वो नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाता है। वो चाहे किसी भी तरह से आपको करना है, आप कहीं भी हो, घूम फिर के आप आओगे। तो शुरुआत कैसे हुई फिर? शुरुआत तो 5वीं कक्षा से हुई थी, जब सालानायक थे, फिर 9वीं में रहे, फिर 12वीं में रहे, फिर कॉलेज में चुनाव लड़ाना चलता रहा, फिर युवा मोर्चा में काम करते रहे। पहला चुनाव जिला पंचायत का लड़ा, फिर दूसरा भी जिला पंचायत का चुनाव लड़े, फिर तीसरे में पार्टी ने विधानसभा की टिकट दी। तो जब ये शुरुआत हुई, इस दौरान में कई उतार चढ़ाव भी आए होंगे, पारिवारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। इस पे सबसे ऐसी मुश्किल घड़ी कौन सी थी आपकी जिसमें आपको ये सोचने पर मजबूर हो गया कि राजनीति में अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए? नहीं, ऐसा तो एक हो तो कहूँ आपसे, इसकी तो श्रृंखला मेरे साथ भी है और सबके साथ होती है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें उतार और चढ़ाव ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और आपको धैर्य के साथ काम करना है। सारी कायनात आपके हिसाब से नहीं बदलने वाली। आपको नियति का जो निर्धारण होगा उसको स्वीकारना भी पड़ेगा, परंतु अपने पूरी क्षमता, पूरी ताकत से आपको अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा। मैं सोचता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे, संकल्प के साथ करेंगे, तो सिद्धि मिलेगी। शुरुआत में आपने हालांकि कई राजनीतिक दौरे भी किए होंगे, कई प्रदर्शन भी किए होंगे। कुछ ऐसी भी जानकारियां आई थी कि 9 से 10 दिन तक लगातार आप दिन रात कलेक्टर के बाहर में बैठे रहे और आज जो है आप गृह मंत्री हैं। तो उस दौरान में भी क्या ऐसी परिस्थिति आपको लगी थी कि बहुत जल्दी समय परिवर्तित इस तरीके से हो? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी थी। और वो मसला था, किसानों का धान नहीं बिक रहा था, तो कलेक्टर के दरवाजे पर 9 दिन और 9 रात हम लोग बैठे रहे। दीवार तोड़कर कलेक्टर को निकलना पड़ा था दूसरी तरफ से। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि किसानों का लगभग 12,000 किसान कवर्धा जिले के थे, उनका धान खरीदा जाएगा, तब हम लोगों ने वो धरना तोड़ा था। तो उस समय तो कहीं ऐसा लगता ही नहीं था कि परिस्थितियाँ ऐसे होंगी या ऐसा काम हाथ में आएगा। दूसरा, और भी ऐसे मसले हुए, जैसे मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन के लिए मैंने पार्टी में आग्रह किया। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र में पहले करूं, तो मैंने जिला पंचायत क्षेत्र में किया और पार्टी के नेताओं को वहाँ बुलाया। प्रभाव उसका दिखा, फिर पूरे प्रदेश में उस कार्यक्रम को किया गया। इस कार्यक्रम को करते जब विधानसभा का घेराव करने हम लोग गए थे, तो बैरिकेड लगाए गए थे। वो बैरिकेड तो बस बहुत मजबूत बनाए ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत के सामने कुछ नहीं थे। हाँ, विधानसभा की गेट के सामने हम लोग बैठ गए कि इसके अंदर हमको नहीं जाना, ये गैर कानूनी होगा।
गेट के सामने हम लोग बैठे थे। तब पुलिस वालों ने दोनों टांगें पकड़ के खींची, पीठ और शर्ट वर्ट सब फटा था, और बम बम भी उस समय फूटे थे, आपको ध्यान होगा सब वीडियो में। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में जब पहले लाइन का प्रस्ताव था कि 18 लाख पूरे आवास एक साथ स्वीकृत किए जाते हैं, वो सुकून बहुत बड़ा था। वो बात बहुत मैंने ये लगा कि आज जीवन में कुछ कर पाए हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे और भी मौके आए हैं आपके पास में। प्रदर्शन आप कर रहे थे, फिर किसी पुलिस वाले ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया, उसके बाद फिर आपने उन्हें मना भी किया, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, और आज आप गृह मंत्री हैं। मैंने जीवन के अलग अलग पहलू हैं, इसमें वो भी हुआ था, लेकिन ये है कि किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब कभी पहले जब विपक्ष में थे, काम कर रहे थे, उस समय का किसी का व्यवहार ये कभी नहीं होता। मेरे विधानसभा में न कलेक्टर बदले हैं न एसपी बदले, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं हुई। और यह है कि समय के साथ सब बदलता है। यही पुलिस है, यही सुरक्षा बल है। पिछले 5 सालों तक नक्सलियों के विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई, अभी कार्यवाही दिखती है। देश में 2014 से पहले बम फूटा करते थे, आतंकवादी हमले हुआ करते थे। 2014 के बाद सरकार का संकल्प बड़ा होता है, और सरकार का संकल्प अगर है तो आज देश में आपको ऐसे बम फूटते नज़र नहीं आते हैं, आपको ऐसे आतंकवादी घटनाएं नहीं दिखती। कारण सिर्फ ये है। ऐसे ही मैंने बहुत स्पष्टता के साथ कि पुराना कुछ भी रहा हो उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं है। अभी सारे अधिकारियों के साथ बैठक करके सिर्फ स्पष्ट कहा गया है, आपके अभी का काम बस यही हमारे आपके संबंध का आधार होगा, पुराना कोई बात नहीं है। बिल्कुल पुरानी बात नहीं होगी, लेकिन जब नए परिवर्तन होते हैं, बदलाव आते हैं, क्योंकि आपको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, कई जो दिग्गज नेता बीजेपी में हुआ करते थे उनको भी मौका नहीं मिला, इस दौरान में मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का मौका आप लोगों को मिला, जिसमें से आप भी शामिल हैं। तो ऐसे जो कद्दावर नेता थे, उनके बाद नई जो पौध है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जो बीजेपी की रही है और अब वर्तमान में देखने को मिल रही, कितना बदलेगी इससे तस्वीर? छत्तीसगढ़ की बात कर ले, देश की बात कर ले। ये भाजपा है भैया, समझना पड़ेगा। मतलब और दूसरी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो अपने जद्दोजहद के लिए नेता काम करते हैं, यहाँ वैसा नहीं है बिल्कुल। और मैं ऐसा आपसे कह रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए भाई। 9 बार के सांसद थे, जिस समय रमेश बैस जी से कहा गया कि अभी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, उन्होंने स्वीकार किया था। अभी मंत्री हैं प्रदेश में, परंतु बृजमोहन जी से कहा गया कि अब आपको ये चुनाव लड़ना है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा में संगठन का निर्धारण जो होता है वही किया जाता है। मेरा बनना या नहीं बनना यह दोनों संगठन पर निर्णय है, इनका निर्णय था। आज हूँ भी तो मैं इस किसी भाव में नहीं जीता हूँ कि मैं बड़ा कोई तोप का नाल हो गया, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं होता। मैं वैसा ही कार्य करता हूँ और वैसे ही मुझे काम करना है, बिल्कुल ये भाव है। हाँ, जिन कामों के लिए पहले आंदोलन करने पड़ते थे अब वो कलम से हो जा रहे हैं, इसका सुकून मन में है। कम समय में हो जा रहे हैं, कम एफर्ट में हो जा रहे हैं, इसका सुकून मन में है। पंचायत और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, डिप्टी सीएम भी हैं आप, जनता से भी उम्मीदें हैं और भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से भी आपकी उम्मीदें बंधी हुई है जो लोग लगातार बीजेपी के साथ में जुड़े रहे हैं। आखिर प्राथमिकताएं क्या होंगी सरकार में, क्योंकि आप लोगों ने कई घोषणाएं की हैं। बजट एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है। पंचायत में आपको काम करना है, नक्सलिज्म को लेकर काम करना है, कैसे होगा? बजट में काफ़ी रिफॉर्म हो रहा है और ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, उनकी अच्छी योजना है। उसमें आने वाले समय में 10-15 हज़ार करोड़ रुपया हम अपना रेवेन्यू जनरेशन कर लेंगे। जो अधिक खर्च वाला विषय था उन सब के प्रावधान तो अभी हो गए हैं। जैसे महतारी वंदन का विषय था और 21 क्विंटल धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल प्रति एकड़ की दर से, इस पर भी इसका भी प्रावधान हो गया है। एक है 500 रुपया गैस सिलेंडर वाला, माने खर्च वाला आधा अधिकतम काम हो गया, आप ये माने उसका प्रावधान हो गया है। अब बजट उसी आधार पर चलेगा, इसलिए उसमें बड़ा मसला नहीं है। अब मसला है आगे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, जो प्रक्रियाओं में गड़बड़ी उत्पन्न की गई थी उसको। जैसे कि पुरानी प्रक्रिया में वही कोल ब्लॉक, कोल का जो स्कैम हुआ है उसमें कोयला परिवहन के समय जो ऑनलाइन सिस्टम था उसको बदल करके ऑफलाइन किया गया था।
अभी प्रक्रिया उसको फिर ठीक की गई, उसको फिर ऑनलाइन किया गया। से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। लोगों के मन में विश्वास पैदा करना होगा। अधिकारी कर्मचारी से मुलाकात होती है तो पिछले 5 वर्ष के बारे में बताते हैं कि वैसी सरकार कभी और नहीं देखी, और घबराहट होती है वैसी सरकार से, ऐसा अधिकारियों का कहना है अभी। बिल्कुल, लेकिन आप, क्योंकि अब गृह मंत्री के साथ में एक नई जिम्मेदारियां हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ में एक नई जिम्मेदारियां, क्या पुरानी सरकार में जिस तरीके से आप लोग लगातार कहते थे कि टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, क्या इस सरकार में भी, क्योंकि आप लोगों ने भी कई बार कहा था कि पुराने जो जाँच है उन जाँच को अब तक कांग्रेस की सरकार में पूरा नहीं किया गया, उस जाँच की रिपोर्ट नहीं आ पाई, तो ये तमाम सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या झीरम की जांच को लेकर कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्या उसकी चीज़ें सामने आएगी? अन्य जांचों को लेकर जो आप लोगों ने कहा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे अन्य जांचें हो, इनको लेकर भी कोई तय समय सीमा इस तरीके से होगी कि ताकि सवाल इस पर खड़े ना हो? सारी बातों के लिए हमने कहा कि पीएससी में स्कैम हुआ, कहा कि सीबीआई जांच कराएंगे, भेज दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हो गया, सीबीआई जांच हो रही है। हमने कहा कि बीरनपुर पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई में भेजा और उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हुआ, उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है। टीम भी अभी बेमेतरा पहुंची थी कल वगैरह में। स्पष्टता है झीरम घाटी के लिए। मैं आश्चर्यचकित हूँ, जो छाती पीटते हैं अपने नेताओं के नाम पर उस विषय को लेकर के, उनको ही ध्यान नहीं है। मैंने वो स्वयं ही पूरी सरकार चला लिए, उन्होंने जांच नहीं कराई, या कराई भी तो उसको जाने कहाँ रखा है। एक विषय है, एक है एकल सदस्यीय एक समिति का रिपोर्ट है, जिसको सदन से जो बना हुआ था उसको राज्यपाल जी के पास दिया गया है। वो सदन में ही रखा जाएगा पहले, वो किसी और के पास पहले नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसको सदन में रखने की तैयारी, उसके लिए हम लोगों ने बात की। अब जब सदन का अगला सत्र होगा तो उसको रखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि केवल जब विजय शर्मा गृह मंत्री भी हैं और वो जब बात करते हैं तो केवल तुष्टीकरण को लेकर बात करते हैं, केवल सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वो हिंसा भड़काने वाले बयान देते हुए नजर आते हैं। कौन सा एक आध बयान बताएं? आपके हाल ही के ही बयान को लेकर उन्होंने कहा था, जब लोकसभा चुनाव के ठीक राजनांदगांव के चुनाव के एक दिन पहले आपने जो क्या कहा मैंने कहा कि अगर कोई भूपेश बघेल यहाँ से लड़ रहे हैं, अगर कोई इनको वोट देता है तो मोहम्मद अकबर को वोट दिए। भाई मोहम्मद अकबर उस क्षेत्र से 60,000 से जीते हैं, क्यों भूलते हैं लोग इस बात को? तो जो उस क्षेत्र से 60,000 से जीते हैं तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। अभी जब वो हार गए तो हिंदू मुसलमान हो गया। अभी मैंने ये कहा कि भूपेश बघेल जी यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको वोट देना माने मोहम्मद अकबर को वोट देना है। अगर मैंने ऐसे कहा तो इसको मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने जहाँ गड़बड़ियाँ की हैं उनको वोट देने जैसा हो जा रहा है, वो क्यों दूसरी नज़र से देखते हैं? मुझे नहीं समझ में। मैं प्रश्न करता हूँ भैया, 60,000 से जहाँ से जीते हैं, छत्तीसगढ़ की आज तक की सबसे बड़ी जीत जीते हैं, 5 राज्यों के सारे विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक जीत वहाँ, तो भी तो यही लोग थे, यही मोहम्मद अकबर थे और वही वोटर जनता थी। तब क्या हो गया था? तब नहीं कुछ हुआ, तब सब ठीक था। अभी हार गए तो हिंदू मुस्लिम हो गया। वाह भाई गजब है। तो ये क्या विजय शर्मा के बयान को ही टारगेट किया जाता है? कांग्रेस को इसी बात से आपत्ति कि विजय शर्मा कह रहे हैं? नहीं, मैं उनसे भी, मेरे साथियों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि भैया मुझे स्पष्टता तो कर दो, भैया आप क्यों ऐसा सोचते हो? मैंने ऐसा क्या, आपके मन में क्या है? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मामला है, उनके मन में कुछ गड़बड़ है। मैंने तो बहुत स्पष्टता से कहा भाई उन्हीं को देने जैसा हो जाएगा, जैसे पिछली बार आप लोगों ने दे दिया था 60,000 वोट, वैसे ही वोट हो जाएगा ये करके। तो इसमें क्या गलत हो गया? तो लोकसभा के चुनाव में लगता है कि इस बयान का, ये इस तरीके की बातों का असर जो है वो पूरे प्रदेश में पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से भूपेश बघेल अब फिर से प्रचार प्रसार करने के लिए चुनावी मैदान में, उसका भी असर होगा? लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में जनता वोट देना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव में बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ खड़ा है। हमारे प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्रियता के साथ काम करने वालों को प्रत्याशी बनाया गया है। 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, उसमें कोई संशय हमको नहीं हुई। 3 चरण में चुनाव छत्तीसगढ़ में होने, 2 चरण हो चुका है, 1 चरण और बाकी है। लेकिन इस बीच में जितने मुद्दे गारंटियों के रूप में आप लोगों ने लाए थे, उनमें से कई बातें अभी भी है कि सिलेंडर का किस तरीके से होगा, क्या महिलाओं को लगातार दिया जाएगा? कांग्रेस भी वादा कर रही है कि हम 1 लाख रुपए देंगे। तो आखिर ये राजस्व की व्यवस्था या जो जनता के बीच में सही समय सीमा पर डिलीवर करना है, इसकी व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। उनके मन में संशय है कि कैसे करेगी बीजेपी। कांग्रेस आज, अब 100 साल की पुरानी कांग्रेस पार्टी है, आज तक के इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
उसके माने मुझे बहुत स्पष्टता से दिखता है कि वो सरकार बनाने के लिए नहीं, अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो सरकार ही नहीं बना पा रहे हैं उनके घोषणा पत्र का क्या अर्थ होता है? पहले तो ये मामला है। जिसकी सरकार ही नहीं बन रही हो उसके घोषणा पत्र का मतलब एक दुकान जो हमेशा बंद रहती हो उसके ऊपर आपने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ सारा माल फ्री मिल जाएगा आपको। ऐसा ही मसला हो रहा है। दूसरा, विधानसभा चुनाव में प्रत्येक महिला को 500 रुपये देने का वादा भूपेश बघेल जी ने, मतलब कांग्रेस की पार्टी ने किया था, घोषणा पत्र में आया था उनके। तो वो 500 रुपया नहीं दे पाए थे। अभी 1 लाख रुपए का फॉर्म भराते हैं तो लोगों के मन में यही संशय है कि भाई जो 500 रुपये नहीं दे पाए हैं वो 1 लाख का फॉर्म कैसे भरा रहे हैं। माताओं बहनों को घोषणा पत्र में उनके आया था कि वो 1500 रुपया, जो विधवा हो गई हैं या जो खाली हाथ है उनको 1500 रुपया देंगे। 5 साल सरकार चलाई, पलट कर नहीं पूछा। अभी 1 लाख का फॉर्म भराते हैं, फिर जनता के मन में प्रश्न है। सभी को आवास देंगे, ये उनकी घोषणा थी। उनकी एक घोषणा मैंने आवास का अधिकार देंगे, भाई आवास का अधिकार मामला था। तो वो अपने आवास जो देते नहीं देते छोड़िए, जो 16 लाख आवास नए और 2 लाख पुराने आवास प्रधानमंत्री जी दे रहे थे उसको भी नहीं लिया। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, टी.एस. सिंहदेव उनके मंत्री थे, उन्होंने ही इस्तीफा दिया इस विषय को लेकर के। तो भैया जो उन्होंने बड़ी बड़ी अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया हो, अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें उनकी मान ली जाएं, तो जनता कैसे मानेगी ना। अभी अभी की तो बात है, कोई ज़्यादा दिन थोड़े हुए, 3 महीने हुए इस सरकार को बने, और नई सरकार के बनते ही 18 लाख आवास के लिए प्रस्ताव करना, संकल्प करना, उसको बजट में प्रावधान करना और केंद्र को लिख के दे देना कि हम तैयार हैं, बस आप दे दो। हमने अकाउंट अपना क्लियर करके दिखा दिया उनको। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बिल्कुल। मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहता हूँ। महतारी वंदन के लिए बात हुई थी, महतारी वंदन की राशि पहुँचना प्रारंभ हुई। किसानों को 2 साल का बोनस की बात हुई थी, वो भी दिया जा रहा है। किसानों को 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के माध्यम से 3100 रुपये के माध्यम से, माने एकड़ के पीछे 21 कुंटल, 1 कुंटल के पीछे 3100 रुपया देना, लगभग 925 रुपया क्विंटल के पीछे बोनस की राशि देना। ये राशि भी एक मुश्त 4 किस्त नहीं, वह भी दिया जा रहा है। हाँ, सिलेंडर वाला मामला है तो जनता इतना समझती, 3 साल में इस सरकार ने इतना, 3 महीने में इस सरकार ने इतना कर लिया, ये तो प्रतिमान है देश में। अब बाकी चीज़ें हैं, एक सिलेंडर ही रह जाता है मामला, वो भी पूरा करेंगे तुरंत ही। बिल्कुल, क्योंकि आप गृह मंत्री भी हैं और नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। आपने लगातार ये बात कही है कि चर्चा उनसे की जाएगी, रास्ते खुले हुए हैं, इसका हल निकाला जाएगा, लेकिन एक तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि 2 साल के अंदर नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो क्या चर्चा का समय वो है, वो 2 साल ही है और 2 साल में नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा? नहीं भैया, आग्रह तो ऐसा है, मतलब मैं बिल्कुल नक्सलवाद की दिशा में आगे बढ़ चुके लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप बात करें। पुनर्वास की अच्छी नीति, और भी अच्छी नीति लेकर के हम लोग आ रहे हैं, उसमें अपना जीवन आगे बढ़ाएं, सुख शांति से आएँ। बंदूक की नली से अस्पताल नहीं बन सकता है, बंदूक की नली से सड़क नहीं बन सकता है, बंदूक की नली से स्कूल नहीं बन सकता है। अभी बंदूक की नली से अभी कोई जमींदार नहीं है जो प्रजा पर अत्याचार कर रहा हो, अभी कोई राजा नहीं है जो प्रजा पर अत्याचार कर रहा हो। अभी आपके इस अभियान का, इस आंदोलन का कोई अर्थ है इसीलिए नहीं है। ये जो सरकार है ये जन कल्याणकारी सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है भाई, जो दुनिया में मान्यता प्राप्त व्यवस्था है उसकी सरकार है। तो अब आप वहाँ जंगल में बंदूक लेकर कर क्या रहे हो? उन जंगल के गाँवों में क्यों बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर क्यों न पहुँचे? सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। जब चाहें वीडियो कॉल पर, मीडिएटर के थ्रू, अकेले, 2 लोग, छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, सबसे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या 2 या 3 सालों में अगर बातचीत नहीं हो पाती है तो क्या नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, जिस तरीके से लगातार आप लोग कह रहे हैं? नक्सलवाद का खात्मा कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ विकास कार्य कर सकते हैं, और उस विकास कार्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विकास के, बस्तर के गांव के विकास में नक्सलियों ने आईईडी बिछा रखे हैं। चाहे जो भी हो, जो भी परेशानियां हो, चर्चा करके या सख्ती के साथ सबको दूर किया जाएगा और विकास पहुंचाया जाएगा। विकास पहुंचने से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, नक्सलवाद विकास पहुँचने से समाप्त हो जाएगा। एक और सवाल है, बड़ा दिलचस्प है ये कि भूपेश बघेल भी जेल जाते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आपको भी जेल जाना पड़ा था और उसके बाद आप गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये किस तरीके का कोइंसिडेंस होता है राजनीति में? नहीं, दोनों में फ़र्क है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, एफआईआर था, वो फर्जी था। और मैं तो अभी उसी जेल के इंस्पेक्शन में गया था जिस जेल में मुझे रखा गया था। भूपेश बघेल जी के ऊपर जो एफआईआर थे वो दूसरे थे। हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी एफआईआर लगा करके, एक नहीं भैया दर्जनों एफआईआर लगा लगा करके जेल में भी रखा गया। तो वो ईश्वर देखते हैं, ईश्वर देखते हैं, जनता भी देखती है। राजनीतिक क्षेत्र के लोग ऐसे होते हैं जिन पर हजारों कैमरे लगातार लगे होते हैं 24 घंटे, ऐसे लोग होते हैं। तो उनको उनका प्लस उनका माइनस सब कुछ सब जनता के सामने होता है। लेकिन वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आप उप मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसा कोइंसिडेंस? मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व तो पार्टी ने दे दिया। मैं तो यही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने जीवन का मैं अपना अचीवमेंट मानता हूँ भैया इसको। वो उनकी पार्टी में उनका निर्णय है और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सौम्य शालीन हैं कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में वही राग है जो छत्तीसगढ़ का मूल स्वभाव है, मूल राग है, उसी में सरकार काम कर रही है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो इतना ही बहुत बड़ा है विषय। जेल में बदलेगा क्या? क्योंकि आप गए हैं वहाँ पर, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, अभी भी आप इंस्पेक्शन करके आए हैं। मुझे पता चला कि बच्चे का जन्मदिन था, उस दौरान में भी आप जेल में इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे और अभी जब दिवाली थी तब भी आप गए हुए थे। तो जेल से नाता एक बहुत जुड़ाव है। क्या बदलेगा? परेशानियाँ वहाँ की दूर होंगी? कोई बेहतर व्यवस्थाएँ होंगी? नहीं, जेल तो उस दिन हुआ था मुझे जिस दिन बच्चे का जन्मदिन था, फिर दीपावली वगैरह सब वहीं रही। जेल में समय काटना बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ पर भी था तो मुझे बिल्कुल ये लगता था, छोटी सी जगह में पूरा समय बिताना पड़ता है सेल में, तो ये लगता था कि कुछ भी काम दे दें तो वो किया जाए। ये लगता था कि इस जीवन से जो चल रहा है इससे अच्छा तो है नदी के किनारे किनारे खेत खेत ऐसे ही पैदल पैदल ही चलते रहें लंबा, तो भी अच्छा है जीवन। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो सबको ऐसा ही लगता होगा जैसे मुझे लगता है। मैं इसमें निसंदेह ये मानता हूँ कि जो जेल है उसमें अब स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। वहाँ पर कुछ उद्योग भी प्रारंभ होने चाहिए, वहाँ पर लोग स्किल्ड हो जाएं, वहाँ कुछ कमाई भी कर लें और बाहर निकलें तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अपन बात कर लें। किसी को कुछ ये है, मैंने फाइनेंस ये है तो, और फिर वो अपना नया जीवन शुरू कर सकें, तो जेल के समय का सदुपयोग हो सके। अंतिम सवाल है सर आपसे कि आखिर आपके लिए बड़ा टास्क क्या है अब इस पंचवर्षीय जो मौका आपको मिला हुआ है? आप किसको बड़ा टास्क मानते हैं? आपका गोल क्या है और किस काम में आप आने वाले समय में जनता के लिए बेहतर आप करेंगे, ऐसी आपको उम्मीद? बहुत सुंदर सवाल आपने किया, मैं हृदय से आभारी हूँ। ये प्रश्न कोई नहीं कर पाया था, किसी ने नहीं किया था मुझसे, और मैं इसको बताना चाहता हूँ एक्चुअली। तो दो मसले हैं जो विभागवार कहता हूँ। गृह विभाग है तो उसमें यह है कि नक्सलवाद की काली छाया बस्तर से समाप्त होनी चाहिए, हर हाल में समाप्त होनी चाहिए। इसने बहुत सारे लोगों को बंधक बना रखा है, जो स्वच्छंद जीवन जीने वाले थे उनको भी। दूसरा, हमारे पुलिस विभाग में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और बहुत स्किल्ड डिपार्टमेंट ये होना चाहिए। पंचायत विभाग में हर 3000 की जनसंख्या से अधिक वाले गांव जो हैं उनका मास्टर प्लान बनाना है। हर एक पंचायत में एक तालाब और बनाना है। पंचायत के माध्यम से ही हमको नरेगा है, प्रधानमंत्री आवास है, जो अभी 18 लाख आवास हैं वो नियत समय में बन जाए। उसके बाद और आवास की स्वीकृति हमको मिल सकती है, ऐसा संकेत है, तो उस पर हमको काम करना है। एक टेक्निकल एजुकेशन का है विषय, तो टेक्निकल एजुकेशन में नए ट्रेड्स पर काम शुरू किए हैं हम लोगों ने, और मुझे ये लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में या फिर जो यूरोप में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो उसको हम अपने यहाँ ITIs में ला सकें और वहाँ पर ट्रेंड करके लोगों को भेज सकें तो वो अच्छा है। रोज़गार में ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ हम शुरू कर सकें, क्योंकि केरल है, पंजाब है, यहाँ के लोग बहुत बाहर गए हैं, यहाँ के लोगों को बाहर का संपर्क भी है, हमारे बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक शुरू कर सकें जिससे दुनिया भर के लोगों को यहाँ एक बुला सकें और अपने जो ट्रेंड सेमी स्किल्ड हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनकी
प्लेसमेंट उनको दे सकें, उनको असिस्टेंस दे सकें, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये विजय शर्मा है जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए वो किन स्कीमों के साथ में क्या कुछ करना चाहते हैं। उनकी मंशा भी ये है कि जल्द से जल्द नक्सलवाद समाप्त हो और दूसरी तरफ टेक्निकल शिक्षा को छत्तीसगढ़ में बेहतरी मिले। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से उनकी बातों पर अमल जो है वो छत्तीसगढ़ में होता हुआ नजर आएगा और उनके तय समय सीमा पर टारगेट कितने पूरे होते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।